हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन का कंकरेंट स्टेटस एंड एजुकेशन। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा किस टाइप से आप फ्लो चार्ट वगैरह बना के अपने क्वेश्चन को 16 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सन 1976 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसने शिक्षा के सत्र को समवर्ती स्तर में डालकर प्रभावित किया। यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें शामिल कर दिया गया। उसके बाद आप कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। समवर्ती सूची मतलब कि दोनों राज्य और केंद्र सरकार मिलकर शिक्षा पर कानून बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, इसका मतलब क्या है कि जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों शिक्षा पर मतलब दोनों सरकारों को शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। और प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल तक, यानी कि प्राइमरी लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक जो एजुकेशन है उसके ऊपर कानून बनाने का हक मिल गया था। किसको? राज्य और केंद्र सरकार दोनों को। अगर आपस में वाद विवाद होता है तो जो फैसला है वो केंद्रीय सरकार का मान्य होगा। उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये वाली हमारे पास, ये मैंने पिंक सर्कल से डिनोट की है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको ब्लू सर्कल से डिनोट किया है। और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है इसको कंकरेंट लिस्ट, यानी कि इस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होगा इस पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सब इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो राज्य सरकार है वो कानून बनाती है। इसमें आ जाता है हमारे पास पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, और जो जिस पे सेंट्रल भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है उसको बोलते हैं हम कंकरेंट लिस्ट। यानी कि केंद्र प्लस राज्य दोनों गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाती हैं। इसमें आ जाएगा हमारे पास एजुकेशन और ट्रेड। इसके बाद हमें डाल सकते हैं जो कनकरेंसी है वो सिग्निफाई करती है एक पार्टनरशिप विच इज़ एट वंस मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग। यानी कि जो कनकरेंसी है समवर्ती सूची की वो सिग्निफाई करती है पार्टनरशिप किस किस के बीच में, जो कि एक लेवल पे आके मीनिंगफुल होती है और चैलेंजिंग भी है। तो एजुकेशनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स, यानी कि जो एजुकेशन की जो रिगार्डिंग फंक्शंस है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो भारतीय संविधान शिक्षा कार्यक्रमों को 3 स्तरों पर तीन सत्र प्रदान करती है। यानी कि सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट, 3 हमारे पास हो गए। इसमें भारत में संघीय संविधान की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो किया गया है। संघीय संविधान मतलब क्या कि एक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी गई है, एक स्टेट गवर्नमेंट बना दी गई है। यानी कि राज्य जो हमारे पास स्टेट हैं उनके लिए राज्य सरकार, और जो केंद्र है यानी कि सेंटर है उसके लिए केंद्र सरकार। इसी बंटवारे के कारण शक्ति से संबंधित 3 मुख्य सूचियों का निर्माण हुआ है, और वो जो 3 मुख्य सूची है वो हमारे पास कौन कौन सी है? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। इसके बाद हम संविधान जो ये वाली है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की सरकार कार्य करती है। यह मुख्य सीमाओं, अधिकार क्षेत्रों और सामान्य नागरिक अधिकारों को निर्धारित करती है। और जो शिक्षा संबंधी अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। ये आप जो है ये 2-3 पॉइंट्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो 2-3 पॉइंट्स और लिख सकते हो, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन की लेंथ भी देखनी है। आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, गिनी चुनी चीज़ है, ऐसे ज़्यादा लेंथ बढ़ाने से मतलब नहीं, उसमें जो लिखा हुआ है वो भी ठीक होना चाहिए। तो 1976 से पहले हमारे पास क्या था? जो शिक्षा थी वो राज्य सरकार के हाथ में था, और कुछ शिक्षक प्रावधान केंद्रीय सरकार के पास थे। यानी कि कुछ अधिकार थे वो दिए गए थे केंद्र सरकार को, और जो राज्य सरकार है उसके हाथ में भी था। तो स्टेटस ऑफ एजुकेशन अंडर 3 इम्पोर्टेंट लिस्ट, जो एजुकेशन का स्टेटस है 3 इम्पोर्टेंट लिस्ट के अंदर वो आता है हमारे पास सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में हमारे पास क्या होता है? जो केंद्रीय सूची है इसके अंतर्गत जिन विषयों को निहित किया जाता है उन विषयों या उनसे संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र का होता है। कुछ जो संस्थाएं हैं वो देश में ऐसी भी थी जिनका स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अपना अस्तित्व था, और वो कौन कौन सी थी वो आप इसमें देखेंगे। एंट्री 63 किसके अंडर आती है? हमारे सेंट्रल लिस्ट के अंडर। ठीक है। ये वे संस्थाएं थी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी जो कि 371 आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो स्थापित किए गए थे।
तथा जो दूसरे संस्थान जो कि विधानसभा द्वारा कानून बनाकर घोषित किए गए थे सभी राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। ये जो चीज़ है ये एंट्री 63 में कही गई है, यानी कि अनुसूची 63। इसके बाद आ जाती है हमारे पास एंट्री 64। इसमें क्या गया है, इसमें कई और विश्वविद्यालय जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई हमारे पास, इसको विधानसभा द्वारा इसी नियम के तहत स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त वे सभी वैज्ञानिक संस्थाएं तथा तकनीकी संस्थाएं जो पूर्ण या आंशिक रूप से भारत सरकार के पैसों से चलती है उन्हें जो विधानसभा के कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में तब्दील कर दिया गया। यानी कि जो वैज्ञानिक संस्थाएं थी उनको और जो तकनीकी संस्थाएं थी उनको, यानी कि जिन पर या तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट का अधिकार है या फिर जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं उस टाइप का था ना, तो उसमें जो भारत सरकार के पैसों से जो भी चलती थी ना उसको विधानसभा द्वारा कानून बना के क्या कर दिया, मान्यता प्राप्त संस्थाओं में तब्दील कर दिया। इसके बाद आती है हमारे पास एंट्री 65, विशेष अध्ययन के लिए अनुसंधान केंद्र। एंट्री 65 में सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, अपराध का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता ली जा सकती है। पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं, ये जो भी हैं मतलब 2-3 पॉइंट है, ये सारे एंट्री 65 के अंदर आते हैं। जो एंट्री 66 है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये मतलब जो सीटेट वगैरह होता है उसमें भी आ सकता है, क्योंकि इसमें जो यूजीसी नेट है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो स्थापना करना है ये भी एंट्री ये एंट्री 66 के अंडर आता है। शिक्षा और अनुसंधान के लिए मानकों का निर्धारण करना, ये भी एंट्री 66 के अंदर आता है। एंट्री 67 हमारे पास आती है, वो है प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और प्राचीन वस्तुओं के राष्ट्रीय महत्व की सुरक्षा करना। इसको इंक्लूड किया गया है एंट्री 67 में। अब हम डिफाइन करते हैं स्टेट लिस्ट या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स में आ जाता है कि डिफाइन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, ये स्टेट लिस्ट के बारे में जो भी आपको पता होता है ना वो लिखना होता है, ठीक है। इसमें आता है हमारे पास काम का अधिकार, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, समान मजदूरी के लिए समान आय और स्वतंत्रता का अधिकार। इन निर्देशों का उद्देश्य है कि भारत का नागरिक पूर्ण रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास कर सके, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा नीतियों में एकरूपता, यानी कि जो एजुकेशन पैटर्न है वो शुड बी सेम इन एंटायर कंट्री, यानी कि पूरे देश में समान शिक्षा नीति का होना, ये इसमें इंक्लूड किया गया है कंकरेंट लिस्ट में। मानकों में सुधार और अनुसंधानों में विकास। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए शिक्षा, ये किस में दी जाती है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर ही आती है। अच्छे अनुशासन के लिए शिक्षा, फंड्स के उचित और बेहतर उपयोग के लिए, केंद्र सरकार के नेतृत्व की गुणवत्ता इफेक्टिव होनी चाहिए, शिक्षा नीतियों का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो और जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जा सके, उसके लिए जो नीतियाँ हैं इनका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास समाज में समानता को बनाए रखने के लिए, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राज्य को स्थानीय ज़रूरतों की बेहतर समझ, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की भावना, दफ्तरी मामलों में कागजी कार्रवाई से मुक्त, विविधता में एकता। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना के अलग अलग पॉइंट बनाएंगे तो ये अट्रैक्टिव लगता है, इससे एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास राज्यों को केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता, यानी कि इसमें जो ग्रांट्स इन एड है, इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र ऑफ रेवेन्यूज़ टू गवर्नमेंट स्टेट ऑन द अकाउंट ऑफ देयर कमिटेड एक्सपेंडिचर। यानी कि जो एजुकेशन वाला पॉइंट है इसमें हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो रिवेन्यूज़ हैं वो ट्रांसफ़र करने चाहिए, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। ग्रांट्स इन एड यानी कि योजना को पूर्णतः करने या नई योजना बनाने के लिए जो फंड्स चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट को देगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास केंद्र और केंद्र प्रायोजित क्षेत्रों में विस्तार वृद्धि, यानी कि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसके बाद आता है हमारे पास एंट्री 26। इसके अनुसार जो कानूनी, चिकित्सा संबंधी शिक्षा या फिर दूसरे व्यवसाय हैं ये सभी एंट्री 26 के अंदर आते हैं। राज्य विधानसभा एंट्री 25 के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करती है, ये भी आपको याद रखना है, इट्स अ इम्पोर्टेंट
की जो एंट्री 25 है इसके अधीन ही जो विश्वविद्यालय है वो स्थापित किए जा सकते हैं। अतः पहली सूची में राष्ट्र के हितों से संबंधित विषय आते हैं, दूसरी सूची में वे विषय आते हैं जो स्थानीय हितों से संबंधित हैं, तीसरी सूची में वे विषय आते हैं जिनके लिए समस्त संघ में एकरूपता होने की आवश्यकता तो है परंतु अनिवार्यता नहीं है। इसलिए उन विषयों पर नियम बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र तथा राज्य सरकार को समान रूप से दिया गया, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर या अपना मतलब जो कानून है वो बना सकती हैं। इसके बाद आप ये एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट एंड इट्स implications, ठीक है। प्रॉपर एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, क्वालिटी लीडरशिप फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज फॉर बेटर डिसिप्लिन, एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन, इम्प्रूवमेंटेशन इन स्टैंडर्ड्स, अ यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पॉलिसी फॉर क्रिएटिंग इक्विलिटरी पॉलिसीज, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, जो ये पॉइंट्स थे ना कंकरेंट लिस्ट के, ये वाले, ये जस्ट इनको जो फ्लो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। इसके बाद हमारे पास जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कंक्लूजन तो वैसे बात है लिखना होगा। तो कंक्लूजन में क्या था हमारे पास, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका एवं उनके उत्तरदायित्व में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। वहीं केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का भी भार स्वीकार किया, माना गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक ही आपको लिखना है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।